हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीख। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों, सभी आ जाओ जल्दी से, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए भाई। वेरी गुड। सौरभ राधे राधे, रवि वर्मा गुड आफ्टरनून, तारा राधे राधे, मोनिका गुड आफ्टरनून, अमित तिवारी हर हर महादेव, टीनू चौधरी वेरी गुड। आ जाओ सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है। साथियों, आज राजस्थान भूगोल का, राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। और जैसे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है उसमें कितनी झीलें शामिल की गई है, ये सब बात आज के सेशन में अपने करेंगे। तो क्या दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख झील टॉपिक में स्टार्ट कर दूं? मैं ये चाहता हूं, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न ना के बराबर चांस से जाए अभी पेपर में पूछा जाए। तो स्टार्ट कर दूं। साथियों, राजस्थान की झील हो सकता है पूछ ले, लेकिन जहां तक तो ना के बराबर चांस है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी से 8-9 क्वेश्चन आपके जो आने हैं ना, वो लगभग यानी राजस्थान के एक तो भौतिक भाग से पक्का आएगा, एक जलवायु से आ जाएगा, एक कृषि से आ जाएगा, एक ऊर्जा से आ जाएगा। हाँ, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, राजस्थान की प्रमुख झील, जैसे झील कहते किसे हैं, सर्वप्रथम तो आपको इस बात का पता होना चाहिए भी। मैं आपको सारी बातें बता दूं, आपको यही नहीं पता झील कहते किसे हैं, तो बताओ कहां पढ़ने में मजा है। झील क्या होती है दोस्तों, झील किसे कहा जाता है, थोड़ा सा इस पर अपने चर्चा करेंगे। झील किसे कहते हैं? चारों ओर स्थल से घिरे जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झील। जैसे साथियों, आपने एक नाम सुना है का, द्वीप, और एक है झील। दोनों की एक जैसी ही परिभाषा है, लेकिन बस करना क्या है? अपोजिट, यानी उल्टा करना है। कैसे? जैसे द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जल से घिरे हुए स्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वीप। जैसे ये मान लो एक क्षेत्र है, ये क्या है? ये पानी है, ये चारों चारों तरफ पानी है, और यहां पर एक स्थलखंड है, ये मान लीजिए एक स्थलखंड है, तो इसे अपने क्या कहेंगे? द्वीप। इसे क्या कहेंगे? द्वीप। इसी प्रकार देखो, चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये चारों तरफ क्या है? स्थलखंड है, और ये बीच में क्या है? जल है, इसे क्या बोलेंगे? झील। समझ गए? तो द्वीप किसे कहा जाता है और झील किसे कहा जाता है, दोनों बातें आपके क्लियर हो गई। द्वीप की परिभाषा को उल्टा करते ही किसकी परिभाषा बन जाती है? झील की। तो साथियों, द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थलीय क्षेत्र द्वीप, और द्वीपों का समूह है महाद्वीप। चारों ओर स्थल से घिरे हुए जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इसके बाद में देखो, राज्य में साथियों अगर आपसे पूछ ले झीलें, तो राज्य में झीलें आप याद रखना, या राजस्थान की प्रमुख झील या राज्य में झीलें दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो खारे पानी की झील और एक है मीठे पानी की झील। तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें ऑलमोस्ट पड़ते हैं, एक तो खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। तो कितने प्रकार की झील है राजस्थान में? दो प्रकार की। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए राजस्थान की झीलें, अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी झीलें हैं जिनका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया, कौन सी झील को बालसन का उदाहरण माना जाता है, कौन सी झील ज्वालामुखी निर्मित है, ये तीन बातें आपने पढ़नी है। बाकी अपने राजस्थान की झीलों में जैसे, हाँ, और बातें करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो बातें करते हैं वो भारत की झीलों में करते हैं, जबकि राजस्थान की झीलों में ये तीन प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। ये जो जो झील मैं पढ़ाऊंगा वहां वहां ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि कौन सा झील बालसन का उदाहरण है, कौन सी झील ज्वालामुखी निर्मित है, और अगर आपसे पूछ ले कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत। हाँ, ट्रिक साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ये आगे आ जाएगी। तो ये देखो खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें। सर्वप्रथम दोस्तों अपने बात करेंगे खारे पानी की झीलों के बारे में। पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, राज्य की अधिकांश खारे पानी की झीलों का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान की ऑलमोस्ट जो खारे पानी की झील है उनका विस्तार कहां है, पश्चिमी राजस्थान में है। तो अब कुछ बातें मैंने लिखी है, राजस्थान की ऑलमोस्ट खारे पानी की झील पश्चिमी राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछ ले खारेपन के कारण, पश्चिमी राजस्थान में विस्तार है तो खारेपन के क्या क्या कारण हैं। पहले मैंने आपको सबसे पहले दोस्तों एक टॉपिक पढ़ाया था राजस्थान का परिचय, और उसके बाद में राजस्थान का भौगोलिक परिचय भौतिक भाग पढ़ाए थे। उसमें बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में इयोसीन प्लीस्टोसीन काल में क्या था, समुद्र था। दूसरी खारेपन का कारण है भूगर्भ में माइका शिष्ट लवणीय चट्टानों का विस्तार। ये आगे भूगर्भ में माइका शिष्ट लवणीय चट्टानों का विस्तार, ये प्रश्न एसआई में ही पूछा गया है कि राजस्थान में की झीलों में प्रमुख खारेपन का कारण है, तो भूगर्भ में माइका शिष्ट लवणीय चट्टानों का विस्तार। तीसरा कारण है टेथिस सागर का अवशेष। चौथा कारण है दक्षिण पश्चिम अरब सागर से चलने वाली हवाएं अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कणों को लाती है और पश्चिमी राजस्थान में छोड़ देती है। ये सारी की सारी बातें मैं विस्तार करूंगा। एक बार देखो, इयोसीन प्लीस्टोसीन काल में यहां क्या था, समुद्र था, लवणीय खारे पानी का समुद्र था। समुद्र तो सूख गया लेकिन उसके जो अवशेष यानी उसका जो सोडियम क्लोराइड के कण थे वो यहीं पर विद्यमान है। दूसरा, भूगर्भ में माइका शिष्ट लवणीय चट्टानों का विस्तार। तीसरा, टेथिस सागर का अवशेष। चौथा है दक्षिण पश्चिम या अरब सागर से चलने वाली हवाएं अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कणों को लाती है और वो इन कणों को हवाओं में गति की मात्रा कम होने के कारण आगे ले जाने में असमर्थ होती है, यही पश्चिमी राजस्थान में डाल देती है। अब यहां पर देखो, सुनो, राज्य की झीलों में खारेपन का कारण माना जाता है दोस्तों केशाकर्षण। केशाकर्षण का मतलब क्या होता है, देखो मैंने ये लिखा केशाकर्षण। केशाकर्षण, केशाकर्षण, केश किसको बोलते हैं दोस्तों, केश बोला जाता है किसको, केश बोला जाता है बाल को। ये बाल होते हैं, बाल का प्रायवाची, बाल के प्रायवाची आज आपको बताता हूं। बाल के प्रायवाची होते हैं केश, कुंतल, चिकुर, अलम, रोम, सिरो, रूप। बताओ हां या ना। बाल के प्रायवाची क्या होते हैं, केश, कुंतल, चिकुर, अलम, रोम, सिरो, रुआ, ये सारे बाल के प्रायवाची होते हैं। देख लो, इतो तकड़ो रट्टो मारे डो है मेरो। और कई बार बहुत सा वर्ड इसे है, जी मान लो बादल आ गयो, अग्नि आ गयो, घोड़ा आ गयो, पत्थर है, हाथी है, यानी मैं लगभग थाने प्रायवाची बताऊं क्योंकि मेरा ज्यादा तो कौन दोस्तों, लेकिन 200 सवा 200 प्रायवाची याद है। यहाँ रट्टो मारे डो है तकड़ो, आग अग्नि पाओ कनल दहन, ये ना, जल तोय अंबुबारी नींद, बादल के, ठीक है, हाथी के, घोड़ा, तुरंग है, हाँ या ना, सूर्य के। तो ये देखो, सुनो, अभी मैंने क्या बताया, केशाकर्षण। केश किसका प्रायवाची होता है, बाल। बाल का प्रायवाची होता है केश, कुंतल, चिकुर, अलम, रोम, सिरोरु है। केशाकर्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए ये है जमीन, ये क्या है, जमीन, और जमीन में ये यहां पर है पानी, ये क्या है, ये है पानी, ये है मेरे यारों पानी। अब देखो सुनो, ये जो पानी है ना, ये पानी मीठा है, ये पानी कैसा है, मीठा है। और इस पानी के ऊपर यहां पर ये जो चट्टान है ना, ये चट्टान आपको दिखाई दे रही है, ये जो चट्टान है देखो सुनो, ये है माइका शिष्ट चट्टान। ये कौन सी चट्टान है, ये जो चट्टान है इसका नाम है माइका शिष्ट, माइका शिष्ट। और ये जो माइका शिष्ट चट्टान है ये एक लवणीय चट्टान है। ये कैसी चट्टान है, लवणीय चट्टान। तो यहां पर देखो सुनो, मैंने क्या बताया, ये पानी है, ये एक माइका शिष्ट चट्टान है, लवणीय चट्टान। अब दोस्तों इस माइका शिष्ट चट्टान में क्या है कि इस प्रकार केस के समान छिद्र है, ऐसे ऐसे इसमें क्या है, इस प्रकार ऐसे इसमें माइका शिष्ट लवणीय चट्टान में केस के समान छिद्र है।
अमित तिवारी जी, कंबाइंड पीडीएफ पूरे चैप्टर का दूं कब? आज मैं ये ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा सारी, ठीक है ना। आज ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होगी, आज नहीं तो कल 100% राजस्थान भूगोल की कंप्लीट पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज मैं इस टॉपिक को पूरा करवा दूं, ठीक है ना, क्योंकि अपने आगे 1 से 2 आपकी कोई क्लास नहीं है। अगर क्लास आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट लंबी चलेगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक सारा रटने वाला है, समझने वाली जो बात है वो समझा दूंगा। बाकी प्रश्न है, देखो सुनो, सीधा पूछा जाता है कि कौन सी झील कट्ठा है, एक तरफ 4 झीलों के नाम दे देंगे, एक तरफ 4 झीलों के नाम दे देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। या जैसे ये माइका सिस्ट, कोई चट्टान चटून हो गई, कोई और हो गया, ये देखो। तो यहां पर देखो, ये इस चट्टानों में केस के समान छिद्र है। अब ये जो पानी है ना दोस्तों, ये जो जमीन का पानी है ये ऊपर आ रहा है, तो ये क्या होगा, पानी इन छिद्र से होकर ऊपर आएगा। बताओ हाँ या ना। अब ये जो छिद्र है, ये छिद्र क्या है, लवणीय चट्टान में है, माइका सिस्ट, समझ गए, लवणीय चट्टान है। अब ये जो पानी ऊपर आ रहा है, ये अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कणों को लेकर के आ रहा है, और पानी कैसा हो जाता है, ये पानी लवणीय हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, लवणीय। ये है केशाकर्षण। केशाकर्षण समझे क्या है, ये केस के समान छिद्र है, इनसे होकर पानी ऊपर आता है और ये पानी लवणीय हो जाता है। तो ये बात आप समझे क्या, क्या बताया मैंने, राजस्थान की झीलों में खारेपन का कारण क्या है, केशाकर्षण माना जाता है। केशाकर्षण का मतलब है ये होता है कि ये नीचे पानी है, ये इन केस के समान छिद्रों से ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद पानी लवणीय हो जाता है, इसे बोला जाता है केशाकर्षण। इसके बाद में अब देखो आगे बात करते हैं। ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई वो एक बार दोस्तों मैं आपको मैप पर और बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना। राजस्थान की पहली बात मैंने आपको बताई कि राजस्थान की अधिकांश खारे पानी की झीलों का जो विस्तार है वो कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान की ऑलमोस्ट खारे पानी की झील कहां है, पश्चिमी राजस्थान में है। तो अब ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात। राजस्थान की अधिकांश खारे पानी की जो झीलें हैं, देखो सुनो, यह है पश्चिमी राजस्थान। राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहां है, राज्य में सर्वाधिक सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, पानी की झीलें, झीलें पश्चिमी राजस्थान में है। कहां पर है, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की अधिकांश खारे पानी की झीलें कहां हैं, पश्चिमी राजस्थान में। समझ गए मेरी बात। इसका कारण क्या है, पश्चिमी राजस्थान में। वेरी गुड दीपक, मैं भी आ गया, वेलकम टू यू। अब यहां पर पहला तो मैंने आपको कारण बताया कि इयोसीन प्लीस्टोसीन में खारे पानी का समुद्र था। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि जैसे टेथी सागर का अवशेष है, टेथी सागर का अवशेष तो पूर्वी मैदान भी है, लेकिन पूर्वी मैदान में नदीय बहाव अधिक होने के कारण नवीन जलोढ़ मृदा के जमाव आ गए, इसलिए लवणता क्या हो गई मेरे यारो, समाप्त हो गई। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन होते हैं माइंड के क्वेश्चन भी। जैसे आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी या खारे पानी की झीलों का विस्तार है, जबकि पूर्वी राजस्थान में क्यों नहीं? तो आपका कारण क्या होगा? यहां पर क्या है दोस्तों, नदीय बहाव अधिक होने के कारण नवीन जलोढ़ मृदा के जमाव आ गए, इस कारण लवणता क्या हो गई, समाप्त हो गई, या मतलब तहों में दबकर रह गई। ठीक है ना। अब एक कारण मैंने आपको बताया, टेथी सागर का अवशेष, इयोसीन प्लीस्टोसीन काल में समुद्र, भूगर्भ में माइका शिष्ट चट्टानों का विस्तार। अब दोस्तों यहां पर देखो, सुनो, यहां पर क्या है, अरब सागर है। अब अरब सागर से दक्षिण पश्चिम इस प्रकार हवाएं चलती है, और ये हवाएं क्या होती है, अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कणों को लेकर के आती है। वैसे जो पानी वाष्प का जो पानी होता है ना, वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर पानी जाता है, वो साफ होता है बिल्कुल, लेकिन रेयर चांस है 1% कोई सोडियम क्लोराइड का कण उड़ जाए। हवा में गति की मात्रा कम होने के कारण इन कणों को वो यहीं पर उड़ेल देती है या यहीं पर छोड़ देती है, और इसी के कारण यहां पर खारापन पनप रहा है। तो यह है
खारेपन के कारण। अब आ जाओ, अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। तो राज्य की प्रमुख खारे पानी की झीलें ये देखो, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें आप ट्रिक से याद रखना, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे, ये सारी दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, खारे पानी की झीलें आप ट्रिक से याद रखना, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे। एक बार बोल के देखो क्या याद रखना है। हाँ, तो याद रखना साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे। कौन से पानी की झील है? खारे पानी की झील है। झील टॉपिक कहां पढ़ाया है पिंकी, कहां पढ़ाया है झील टॉपिक, बताओ भैया, एक बार पढ़ा दिया क्या? तो ट्रिक आप याद रखना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, इसका मतलब है सांबर झील। डी का मतलब है डीडवाना झील, का मतलब है कावोद झील, कछोर झील, पै का मतलब है पंचपदरा झील, पिथमपुरी झील, लू का मतलब है लूणकरणसर झील, कू का मतलब है कुचामन झील, ता का मतलब है ताल छापर झील, फा का मतलब है फलोदी झील, डे का मतलब है डेगाना झील और रे का मतलब है रेवासा झील। राजस्थान में इतनी खारे पानी की झीलें हैं। हाँ, तो एक बार कहां हो गई रे, रामसर साइड में पिछोला हुई है क्या? कब हो गई पिछोला? रचना मीणा न्यू ही गप ठोक के जाए, पिछोला थोड़ी अलवर वाली हुई है, सिल्ली सेठ झील। पिछोला झील अब आज हो गई तो कोई मेरे को पता नहीं है, क्लास स्टार्ट करने के बाद। तो क्या याद रखना है? साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे, सांबर झील, डीडवाना झील, कावोद, कछोर झील, पंचपदरा झील, पिथमपुरी झील, लूणकरणसर झील। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में कौन सी है? कुचामन झील, ताल छापर झील, फलोदी झील, डेगाना झील और रेवासा झील। ये सारी खारे पानी की झील है। हम्म, हाँ बिल्कुल कर दिया। अब आ जाओ, इसके बाद में अब देखो, कुछ बातें आप खारे पानी की झीलों के संदर्भ में याद रखना। हाँ, राजस्थान का नमक उत्पादन में स्थान कौन सा है? थर्ड स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। ठीक है, राजस्थान का जिलों से नमक उत्पादन में स्थान कौन सा है? प्रथम। सीधो पूछ ले कि राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान का नमक उत्पादन में थर्ड स्थान है। और नमक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। राजस्थान का जिलों से नमक उत्पादन में स्थान आपसे पूछ ले कौन सा है, तो जिलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके बाद में आप याद रखना, लवण मंडी या लवण मॉडल सॉल्ट फार्म। लवण मंडी या लवण मॉडल सॉल्ट फार्म ये कहां है? नावा में है, और नावा पड़ता है डीडवाना कुचामन में। नमक मंडी। एक बात और याद रखना दोस्तों, नावा एक गले का आभूषण होता है, गले में धारण किया जाता है। ये नावा एक आभूषण भी है गले में। जैसे गले के आभूषण रामकुमार सर ने आपको पढ़ाए हैं आभूषण, उसमें गले के आभूषण बताए हैं, माला, मटरमाला, मौनमाला, कंठी, बजंटी, गलसरी, मेल, मेल, निमोरी, तामणियों। हाँ, इस प्रकार ऐसे बताया ना, मेल, मेल, निमोरी, तामणियों, पंचलड़ी हार, हाँ या ना, फुस्सी, तुलसी, चंपाकली, ये सारे आभूषण। तो नावा जैसे अपने क्या करते हैं, इस प्रकार ऐसे छोटे लोक देवी देवताओं के जो लोकेट होते हैं, इस प्रकार ऐसे छोटे लोक देवी देवताओं के लोकेट गले में डालते हैं, उन्हें नावा बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? नावा। तुलसी, तुलसी, चंपाकली, गलसरिय, मेल, मेल, निमोरी, तामणिया, ये सिर के आभूषण, शीश, फूल, रखड़ी, टिकड़ा, मेहमद, बोर, गेडी, सुरमांग, फीणी, दावनी, सांकली, कुमकुम, बिंदी, बोरलो, बड़को। इस प्रकार आपने पढ़ी है क्या? हाँ। हाथ के आभूषण, टड्डा, वट्टा, चुड़ली, गजरा, अंत, नवतरण, फूंदना, पट्ट। इस प्रकार कमर के आभूषण, करदनी, कनकती, तगड़ी, सटका, कटिबंध, पटका। पैर की अंगुलियों के आभूषण, पग, पान, फोलरी, चुटकी, जाले, छेलकड़ी। इस प्रकार ऐसे आपने पढ़े हैं। दांत के आभूषण, रखन, चूप आपने पढ़ा है ना? यही होता है। तो यहां पर देखो, छोटे लोक देवी देवताओं के लोकेट गले में डालते हैं, अपने हनुमान जी का या माता जी का, या जो भी जिनके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता है उनकी। तो ये जो आभूषण होता है ना, इसे भी नावा बोलते हैं। तो साथियों, आजकल नावा में आपको पता ही है, नावा में ऐसे इस प्रकार, जैसे ये नावा आभूषण है, आजकल नाम आलो नामो बोलो चले।
जैसे मान लो डी लिख दिया, जैसे पी लिख दिया, जैसे आर लिख दिया, जैसे ऐसे करके यहाँ माखर यहाँ दिल बना गए, यहाँ तीर टपा गए माखर, यहाँ नाम लिखे आजकल गले मार डाले रखे। बाबूसना को भी बहुत क्रेज है, समझ गए। हाँ, तो आप याद रखना नामा एक गले का आभूषण भी है। छोटे लोक देवी देवताओं के लॉकेट जो गले में डालते हैं उन्हें नामा बोला जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो आगे आ जाओ, इसके बाद में फिर देखना दोस्तों सांबर झील के बारे में बात करेंगे। तो अब खारे पानी की झीलों के बारे में सविस्तार चर्चा करते हुए नंबर 1 पर बात करेंगे सांबर झील। साथियों, ये जो सांबर झील है, इस झील का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, एक तो जयपुर में, एक अजमेर में और एक डीडवाना कुचामन में। देखो जैसे इस मैप पर देखिए, ये आपको जयपुर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, ये देखो ये तो है जयपुर। ये पहले नागौर जिला था पूरा, अब नागौर से अलग होकर डीडवाना कुचामन एक स्वतंत्र जिला बन गया और ये है अजमेर जिला। यहां पर जो फैली हुई झील है, ये झील कौन सी है साथियों, ये झील है सांबर झील। तो सांबर झील का विस्तार एक तो हो गया डीडवाना कुचामन में, एक जयपुर में और एक अजमेर में, समझ गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो सांबर झील, इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, 3 जिलों में। कितने जिलों में है, 3 जिलों में। अब आ जाओ, अब सारी बातें आपको सविस्तार बता रहा हूं। सांबर झील दोस्तों पहली नंबर पर इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, एक तो जयपुर, एक अजमेर और एक डीडवाना कुचामन। और इस सांबर झील का मिड पॉइंट यानी बीच का बिंदु कहां पर है, फुलेरा जयपुर में है। फुलेरा जंक्शन जयपुर में मिड पॉइंट यानी बीच का बिंदु स्थित है। इसके बाद में फिर आओ, देखो सुनो, इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास करवाया था। अब मैं सारी बातें आपको बताता हूं, आप सुनना, 1 मिनट में आपकी सारी बातें याद हो जाएगी, ठीक है ना। आराम से, मैं वहां स्लाइड की तरफ नहीं जाऊंगा, सारी बात आपको इस प्रकार बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, सांबर झील जो जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर 3 जिलों में फैली है। इस झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास करवाया था। अपने को कैसे पता चला, भीलवाड़ा के बिजोलिया नामक स्थान पर एक शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था 1170 में, जो बिजोलिया शिलालेख के नाम से जाना गया। और इस शिलालेख पर लिखा हुआ था कि जयपुर अजमेर और डीडवाना कुचामन के बीच सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो दोस्तों, एक बात आपने सुनी है कि पत्थर पर लिखी हुई बात कभी झूठी नहीं होती। कोरे कागज के अरमान झूठे हो सकते हैं, कोरे कागज पे मैंने सारे अरमान निकाले, जो कुछ था इस दिल में कागज पर सब लिख डाले, वो तो झूठे हो सकती है। लेकिन कई बार आप जैसे गांव में बैठते हैं या कहीं भी चौपाल में, पंचायत में भी ये बात होती है कि ये सत्य हो ही नहीं सकता, इस बात को मैं पत्थर पर लिख के दे सकता हूं। इसका मतलब है भी पत्थर पर लिखी हुई बात कभी झूठी नहीं होती। तो बिजोलिया शिलालेख पर लिखा हुआ था कि 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। अपने को इस बात को स्वीकार करना पड़ा। मित्रों, ये जो सांबर झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा चिल्का झील, ओडिशा। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मानी जाती है, जो पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित करती है। कितना? 8.7% नमक उत्पादित ये करती है। साथियों, भारत की सबसे बड़ी पूछ ले तो चिल्का झील है ओडिशा में। नेक्स्ट आगे बात सुनो, इस झील के पूर्वी भाग में, जैसे सांबर झील के, जैसे मान लो ये सांबर झील है, ये सांबर झील है, ये तो हो गया सांबर झील का कौन सा भाग? पूर्वी भाग, और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो इस झील के पूर्वी भाग में अर्ध शुष्क व पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये जो बेल्ट है यहां पर अर्ध शुष्क है और यहां पर कौन सी है? शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? सांबर झील।
नेक्स्ट आओ, इसके बाद में देखो इस झील में खारा पानी है, तो खारेपन को कम करने के लिए साल्वेडोरा और स्वेडा फ्रूटी नामक वनस्पति सहायक मानी जाती है। सांबर झील के पास केंद्र सरकार का कारखाना हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई थी। और यह जो सांबर साल्ट लिमिटेड है, यह उपक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। इसमें केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% अंशदान यानी हिस्सा है। साथियों एक बात सुनो, यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड में केंद्र और राज्य सरकार का अंश है, तो 60% और 40% आप याद रखना, केंद्र का 60%, राज्य का 40%। लेकिन साथियों एक और भी बात इंपॉर्टेंट है कि जितना का जितना इंस्ट्रूमेंट का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा वहन कौन करती है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार की 60%, राज्य सरकार की 40% शुद्ध इनकम है भी। जैसे मान लीजिए यहां से 5 किलो नमक निकाला और 10 रुपए किलो के हिसाब 50 रुपए लगा दिया। 50 रुपए में मान लीजिए 10 किलो नमक निकाला और 10 किलो जो नमक है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए में बेच दिया, तो 40 रुपए शुद्ध प्रॉफिट का आ जाएगा राज्य सरकार। अब बाकी जो 60% केंद्र सरकार का है, उसमें केंद्र सरकार पूरा खर्चा वहन करती है। पूरा खर्चा मतलब जैसे पैकिंग करवानी है, जैसे श्रमिक लगे हैं, जैसे ब्रांड का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा कौन वहन करती है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार की 40% शुद्ध आय है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसके नमक निर्माण पर क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है ना? हाँ, नमक वर्तमान में नमक निर्माण पर प्रतिबंध है। वर्तमान में नमक निर्माण पर प्रतिबंध है। ठीक है ना? प्रतिबंध है। वर्तमान में यहां से नमक नहीं निकालने दिया जाता, नमक निर्माण पर क्या है? प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट इसके बाद में आओ, 1990 में सांबर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल की गई तथा वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र इसे घोषित कर दिया था 1990 में। अब देखो वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5। जैसे वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र पहला राजस्थान का था केवला देव घना पक्षी विहार 1981 में, दूसरा सांबर झील 1990 में, तीसरा और चौथा दोनों, तीसरा तो मेनार गांव उदयपुर और चौथा फलोदी गांव खिंचन गांव फलोदी जिले में पड़ता है। इन दोनों को 5 जून 2025 को। और राजस्थान का वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र या रामसर साइट नया जो बना था वो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में पड़ती है कौन सी? सिलीसेट झील अलवर, जो 10 दिसंबर 2025 को रामसर सूची में। प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्योंकि दोस्तों यहां पर हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि नमक बनाने के लिए कोई केमिकल डालना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे करके राज्य सरकार ने वर्तमान में नमक पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी प्रवासी पक्षियों की यहां पर मौत हुई थी उस कारण। ठीक है? हाँ, 1990 में सांबर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया तथा वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र इसे घोषित कर दिया। अब देखो दोस्तों, जैसे ये मैंने बना रखी है सांबर झील। सांबर झील का कुल अपवाद क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। ये देखो सुनो, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह प्रश्न कितना डीपली क्वेश्चन है देख लो। 27 से 29 डिग्री अक्षांशों के मध्य और 74 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री देशांतरों के मध्य यह झील स्थित है। फिर आ जाओ, सांबर झील 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी और 32 किलोमीटर लंबाई में क्या है? फैली हुई है। कुल अपवाद क्षेत्र है 500 वर्ग किलोमीटर। सांबर झील की जो आकृति है वो आयताकार है। सांबर झील राज्य का समुद्र तल से सबसे नीचा स्थान है। इसकी समुद्र तल से जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग दोस्तों 367 मीटर मानी जाती है। तो राजस्थान का समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान पूछ ले तो माउंट आबू सिरोई,
कोई दिक्कत नहीं है। माउंट आबू, नक्की झील, कौन सी झील राजस्थान की समुद्र तल से सबसे ऊंची है? तो माउंट आबू सिरोही में नक्की झील। और राजस्थान का समुद्र तल से सबसे नीचा स्थान कौन सा है? हाँ, तो 367 मीटर। अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचा स्थान अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा है? तो आपका अरावली का सबसे ऊंचा स्थान अरावली पर्वतीय क्षेत्र में है माउंट आबू सिरोही, और सबसे नीचा स्थान है पुष्कर घाटी, जो कहां पड़ती है? अजमेर में। यह बात मैंने आपको मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में बता रखी है। हाँ, तो सांबर झील राज्य का समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 367 मीटर है। अब इसके बाद में आओ, नेक्स्ट बात देखो। सांबर झील के पास गुजरात का राज्य पक्षी है दोस्तों राजहंस, जिसे फ्लेमिंगोज के नाम से जाना जाता है, और यह शीतकाल में भ्रमण हेतु आता है। सांबर झील के पास एक विरह का प्रतीक पक्षी कुरंजा अपने प्रियतम की खोज में भी आता है। कुरंजा राजस्थान का एक लोकगीत है। कुरंजा एक लोकगीत है जो विरहणी के द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गाया जाता है। कुरंजा माने भंवर मिला दे रे, कुरंजो किंगो भंवर मिला हुआ है। इसके बाद में देखो, सांबर झील में आंतरिक प्रवाह की नदियां जैसे खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा आकर के गिरती है। तो सांबर झील में देखो, मेंथा नदी उत्तर से, खारी नदी पूर्व इधर दक्षिण पूर्व से, और रूपनगढ़ नदी दक्षिण दिशा से आकर के इसमें गिरती है। यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो सांबर झील में आंतरिक प्रवाह की नदियां खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा आकर के गिरती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो, सांबर झील वर्ष 2020-21 में हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही थी। पक्षियों की मौत पर शोध किया था दोस्तों पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली ने, और बरेली कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली ने शोध कर बताया कि इन प्रवासी पक्षियों की मौत क्यों हुई। पक्षियों की मौत का कारण एवियम ब्यूटोलिज्म नामक बीमारी बताया, जो मिट्टी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म। मिट्टी में पाए जाने वाले क्लास्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म नामक बैक्टीरिया की वजह से फैली है। सांबर झील के पास 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी क्या है? प्रस्तावित है। जैसे जीवों ने मिट्टी खाई, जो सांबर झील में जानवर थे उन्होंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाने के बाद में क्या हुआ कि वो मर गए। मरने के बाद में ऊपर आए तो पक्षियों ने उस जानवरों को खाया, तो पक्षी भी क्या हो गए? खत्म हो गए। यहां 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट क्या है? प्रस्तावित है। यहां पर आपने पीके फिल्म देखी है क्या? भी यहां पर पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी। और सांबर झील के पास दर्शनीय स्थल, सांबर झील के पास दर्शनीय स्थल नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी, और साकंबरी माता का मंदिर। ये इस झील के पास 3 दर्शनीय स्थल है, नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, साकंबरी माता का मंदिर है। एक बात सुनना, अगर आपसे पूछ ले तीर्थों का मामा किसे कहते हैं तो पुष्कर को, और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड तीर्थ धौलपुर को कहा जाता है। समझ गए क्या? रीता जी, आपने सही प्रश्न पूछा है कि समुद्र तल से कैसे ऊंचाई निकालते हैं। साथियों, समुद्र तल आधार लेते हैं। जैसे समुद्र अपने पहले क्या करते थे कि जो समुद्र तल आधार था ना 1947 से पहले, वो लिया गया था कराची से। अब कराची आपको पता ही है कहां है? पाकिस्तान में। तो जैसे ही कराची पाकिस्तान में हुई, अब वर्तमान में मुंबई हाई समुद्र तल माना जाता है। मतलब उसका जो वाटर लेवल है ऊपर का, उससे आधार मानते हुए सभी क्षेत्रों की दूरियां नापते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई नापते हैं। जैसे रेलवे स्टेशनों पर आपने देखा होगा, लिखा होता है कि समुद्र तल से औसतन ऊंचाई इतनी है, वो वहां से नापी जाती है। समझ गए मेरी बात? तो अब वर्तमान में अपने समुद्र तल, रणजीत सर ने ये बात आपको बताई होगी, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं अपने भी, समुद्र तल आधार कहां से लिया जाता है? मुंबई हाई से लेते हैं अब वर्तमान में। और पहले ये जो आधार था ना समुद्र तल आधार, ये कराची से लिया जाता था। 1947 कराची पाकिस्तान में गई तो छोड़ दियो खेड़ो, अब मुंबई हाई से ये लेते हैं। हाँ, हेडोमीटर से, बेस लाइन से बिल्कुल लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। राजकुमार यादव बोल रहा है क्या गुरुजी मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, निकल जाएगी क्या एग्जाम? साथी, हे प्रिय मनुष्य, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर।
तेरा काम ये नहीं है कि तेरा एग्जाम निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, तेरा काम है मेहनत करना। देखो दोस्तों, कंपटीशन बहुत आसान है और कंपटीशन बहुत टफ है, दोनों ही बात है। अगर आप पेपर देने बैठो, जो आपने पढ़ा है वहीं से मैटर आ जाए और आपके पेपर सेट बैठ जाए तो पहली बार में निकल जाता है, नहीं तो भैया 2-3 बार भी लाग जाए। अब कई साथी एक कमेंट और करते हैं कि गुरुजी हमें सिलेबस जल्दी करवा दो, हमारा टाइम निकल रहा है। भाइयों, सिलेबस में और सिलेक्शन में बहुत फर्क है। अरे यार, आज तक थे 17 साल 18 साल, उम्र का ही निकाल दिया, तो अब थे 4 महीना खातर 5 महीना खातर क्यों इतनी ज्यादा बाज दौड़ करो। आराम से आप पढ़िए दोस्त, जिस दिन आपकी तैयारी पूरी होगी उस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन तैयारी पूरी नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात और याद रखना, जब आप सोते हो, अगर आपके सपने में किताब चलना शुरू हो गई ना, उस समय आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। जब तक सपने में किताब चलना शुरू नहीं हुई तब तक सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो साथियों, पीके फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर सांबर झील के पास हुई थी। सांबर झील के पास दर्शनीय स्थल नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी शाकंभरी माता का मंदिर, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा मंचकुंड तीर्थ धौलपुर को कहा जाता है। आगे आ जाओ, ये सारी की सारी जो बातें थी ये थी सांबर झील। नेक्स्ट आप यहां पर एक बात मैं लिख देता हूं, सांबर झील एक बाल सन का उदाहरण मानी जाती है। सांबर झील, सांबर झील, झील बाल सन का उदाहरण, बाल सन का उदाहरण मानी जाती है। ठीक है ना, सांबर झील बाल सन का उदाहरण है मानी जाती है। किसका उदाहरण मानी जाती है? बाल सन का उदाहरण है मानी जाती है। हाँ चलिए भाई, तो सांबर झील, हाँ किसका? बालसन का उदाहरण मानी जाती है। बालसन, अरे जिसके चारों तरफ पानी आता है उसे बोलते हैं, जैसे चारों तरफ से जो पानी आता है ना उसे पहाड़ी, पहाड़ी से गिरा स्थान जिस पर चारों तरफ से पानी आता हो उसे बालसन कहा जाता है। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके बाद में सांबर झील के बाद में दूसरी दोस्तों जो झील आती है वो है पंचपदरा झील। तो सांबर झील मैंने आपको पूरी एक एक बात बताई और उसके बाद में एक एक बात है समझाई, एक एक बात है समझाई। इसके बाद में खारे पानी की दूसरी झील है पंचपदरा झील। साथियों, ये जो पंचपदरा झील है ये राजस्थान के बालोतरा जिले में है। पहले ये बाड़मेर जिले में थी और अब वर्तमान में कहां है? ये बालोतरा जिले में है। इस झील में 98% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। 98% किसकी मात्रा? सोडियम, NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाओ साथियों, यह नमक खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। कौन सी झील का? पंचपदरा झील। तो देखो, पंच सांबर झील सर्वाधिक नमक उत्पादित करने वाली झील है, पूरे भारत का 8.7%। और सर्वोत्तम किस्म का नमक है पंचपदरा झील का जो बालोतरा में है। इस झील में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। यह नमक खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। नेक्स्ट बात आप ध्यान रखना, यहां नमक निर्माण का जो कार्य है वो खारवाल जाति के द्वारा मोरली वृक्ष की झाड़ी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यहां कुएं बनाकर नमक के स्फटिक तैयार किए जाते हैं जिसे कोशिया पद्धति या कोशिया विधि कहा जाता है। और इस झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहते हैं। खारवाल जाति मोरली वृक्ष की झाड़ी की सहायता से कैसे नमक निर्माण करती है, यह बात ध्यान देना। जैसे साथियों मान लीजिए ये झील है कौन सी? पंचपदरा। इस झील में ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के कण। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड के कण, इस प्रकार ऐसे। और ये जैसे इस प्रकार ऐसे मान लो ये एक झाड़ी है और ये झाड़ी है मोरली वृक्ष की। कौन सी वृक्ष की? मोरली वृक्ष। अब जैसे आपने बेरी देखी है क्या दोस्तों? हाँ, तो वही तो चेन्नई पड़ता है मेरे यार।
पहले लेते थे चेन्नई से, अब मुंबई हाई से ही लेते हैं। तो अब चेन्नई से नहीं लेते भाई। हाँ, मोरली वृक्ष की जाड़ी, जैसे आपने बेरी देखी है क्या, जिसके छोटे छोटे बेर लगते हैं, जाड़ का बोले जाड़ बेरी। जाड़ बेरी हमारे साइड में बहुत होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। तो जाड़ बेरी जकिन बोले जगह छोटा 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 बेरिया लगा है। ये क्या करते हैं दोस्तों कि जो मोरली वृक्ष की जड़ी है ना, वो जैसे छोटे बेर वाली बेरी होती है ना, उसकी तरह होती है। क्या करते हैं दोस्तों, उस जाड़ी को झील के अंदर ये खारवाल जाति रोटेट करती है। जैसे ही उसको रोटेट करती है, घुमाती है, तो जितने भी सोडियम क्लोराइड के कण होते हैं ना, वो ऐसे किनारों पर आ जाते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें बोला जाता है मोरली वृक्ष की जाड़ी की सहायता से नमक निर्माण करना। ठीक है, यहां कुएं बनाकर भी नमक के स्फटिक तैयार किए जाते हैं, जिसे कोशिया पद्धति या कोशिया विधि कहा जाता है, और इस नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहते हैं। तो कौन सी झील के पानी में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? तो पंचपदरा झील नमक सर्वोत्तम किस्म का है। फिर इसके बाद में आगे आ जाता है डीडवाना झील। दोस्तों ये पहले नागौर जिले में थी, अब नए जिलों के गठन के बाद डीडवाना कुचामन में आ गई, और इस झील के नमक को डिड्डू कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इस झील के नमक को क्या कहते हैं? डिड्डू कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ध्यान पूर्वक सुनना। इस झील में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की जगह Na2SO4 पाया जाता है। Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट है। और ये जो सोडियम सल्फेट है ना साथियों, ये एक अखाद्य पदार्थ है। अखाद्य पदार्थ है। Na2SO4 इसका उपयोग देखो, Na2SO4 इसका उपयोग कहां किया जाता है और इसकी क्या मुख्य विशेषता? Na2SO4 इसका उपयोग रंगाई छपाई उद्योग और चमड़ा साफ करने, कागज निर्माण और फिटकरी निर्माण में किया जाता है। फिटकरी जाने कौन थे? फिटकरी पानी में जैसे मान लो डालते हैं पानी साफ करने के लिए, उसे रोटेट करते हैं। फिर जैसे सेव करने के बाद जैसे नाई दाढ़ी करता है, उसके बाद में वो क्या करता है? ऐसे फिटकरी लगाता है। जैसे मान लीजिए यहां से थोड़ा सा ब्लेड लग गया, कट गई, तो इस पर फिटकरी लगाते हैं, खून का थक्का बन जाता है। एक दूसरा यहां कोई भी बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है। तो Na2SO4 इसका उपयोग रंगाई छपाई उद्योग, फिटकरी निर्माण, चमड़ा साफ करने, कागज निर्माण में किया जाता है। साथियों यहां पर 1960 में केंद्र सरकार का कारखाना केंद्र सरकार का 1960 में यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कशॉप की स्थापना की गई थी। सॉरी साथियों, 1960 में यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कशॉप की स्थापना की गई थी, और यहां नमक बनाने वाली निजी संस्था को देवल कहते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। यहां नमक बनाने वाली निजी संस्था को देवल है कहा जाता है। तो अब एक बात देखो, सर्वाधिक नमक उत्पादित झील कौन सी है? सांबर। सर्वोत्तम किस्म का नमक कौन सी झील का है? पंचपदरा का। और सबसे घटिया क्वालिटी का नमक कौन सी झील का है? तो डीडवाना झील, क्योंकि इनके पानी में NaCl की जगह Na2SO4 पाया जाता है, जो एक अखाद्य पदार्थ है, जिसका निर्माण रंगाई छपाई उद्योग, चमड़ा साफ करने में, कागज निर्माण में और फिटकरी बनाने में किया जाता है। तो मैंने 3 खारे पानी की झीलें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी आपको सारी विशेषताएं बताई। अब इसके बाद में खारे पानी की झीलों में कई बार दोस्तों ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सी खारे पानी की झील कहां पर स्थित है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। सीधी खारे पानी की झील और बिंगो नाम, राजस्थान में इतनी लगभग खारे पानी की झील है जिनके नाम आप याद आसानी से कर सकते हो। तो ये देखो सुनो, अन्य खारे पानी की झील आपसे पूछे तो लूणकरण सर झील कहाँ है? बीकानेर में। कावोद झील पोकरण झील कहाँ है? जैसलमेर में। डेगाना झील कहाँ है? नागौर में। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में। रेवासा पिथमपुरी और कछोर झील सीकर में। फलोदी झील फलोदी में। ताल छापर झील है चूरू में। ये सारी की सारी झीलें हैं खारे पानी की झील। समझ गए? अन्य झील लूणकरण सर झील बीकानेर, कावोद झील पोकरण झील जैसलमेर, डेगाना झील नागौर, कुचामन झील डीडवाना कुचामन, रेवासा पिथमपुरी कछोर झील सीकर में है, फलोदी झील फलोदी में है और ताल छापर झील है चूरू में। अब है दोस्तों नमक निर्माण की विधि। नमक निर्माण की 2 विधि है जिसके बारे में आप ध्यान रखना। एक तो नमक निर्माण की विधि है रेस्ता या रेस्तरा विधि।
रेस्ता या रेस्तरा विधि का मतलब होता है, रेस्तरा या रेस्ता विधि क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों, रेस्तरा या रेस्ता विधि इसका मतलब होता है वायु प्रवाह से नमक निर्माण करना। कैसे? जैसे साथियों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इस बात का भी मुझे पक्का पता है। साथी आपने जोहड़ देखा है क्या? जोहड़ यानी बुफेलोज, भैंस का स्विमिंग पूल, भैंसों का स्विमिंग पूल आपने देखा है क्या? गांव में होता है जोहड़। पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं उसको, पंजाबी में छप्पड़, थप्पड़ नहीं छप्पड़। हाँ सभी ने देखा है ना। तो साथियों एक बात सुनो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक जोहड़ है, और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार जैसे रेस्तरा विधि समझा रहा हूं, मान लीजिए ये है, इसमें पानी और पानी में ये तैर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के कण। ऐसे वायु प्रवाह से नमक निर्माण कैसे होता है साथियों, कि जैसे मान लीजिए इधर से क्या आ रही है, हवा आ रही है, इधर से क्या आ रही है, ये हवा, इधर से जो हवा आ रही है, तो ये पूरे के, जैसे आपने जोहड़ देखा है, जोहड़ के ऊपर, जोहड़ में जैसे मान लो ऊपर कचरा तैर रहा है, जैसे मान लो लकड़ी है, कागज है, और भी बहुत कुछ, जैसे मान लो ऊपर तैर रहा है, जैसे इधर से हवा चलती है तो वो सारा का सारा जो कचरा है वो यहां आकर के एकत्रित हो जाता है इस साइड में। बताओ हाँ या ना? हो जाता है या नहीं होता? अगर इधर से हवा चल रही है तो ये पूरा कूड़ा इस प्रकार आकर के इकट्ठा हो जाएगा, अगर ऐसे हवा चल रही है तो यहां आकर के एकत्रित हो जाएगा, फिर इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी विधि का नाम है रेस्तरा या रेस्ता विधि, यानी वायु प्रवाह से नमक निर्माण करना। हवा चलती है तो उसके द्वारा पूरे के पूरे सोडियम क्लोराइड के कण एक तरफ चले जाते हैं और फिर इन कणों को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा है क्यार विधि। कौन सी विधि? क्यार विधि। क्यार विधि का मतलब होता है क्यारियां बनाकर नमक तैयार करना। क्यारियां बनाकर कैसे? जैसे मान लीजिए इस प्रकार ऐसे क्यारी बनाते हैं, ये स्थान है, इसमें इस प्रकार ऐसे क्या बना दी, क्यारी, और इन क्यारियों में इस प्रकार जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड के कण डाल देते हैं, सोडियम NaCl के कण, NaCl के कण, और इस पर एक पदार्थ डाला जाता है, इसे बोलते हैं ब्राइन। नमक को अधिक स्वादिष्ट करने के लिए ब्राइन नामक पदार्थ है मिलाया जाता है। तो क्यारियां बनाकर क्यारियों में नमक, सोडियम क्लोराइड के कण बिखेरते हैं, उन्हें फिर एकत्रित कर लेते हैं और इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे ब्राइन नाम से जाना जाता है। तो नमक निर्माण की विधि कितनी है? दो। एक तो है रेस्ता या रेस्तरा विधि, वायु प्रवाह से नमक निर्माण। दूसरी है क्यार विधि, यानी क्यारियां बनाकर नमक तैयार करना। और क्यारियों में डाले जाने वाला लवणशील पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका उत्तर होगा ब्राइन। हाँ, खार यही होता है। अब आ जाओ, अब आ गई मीठे पानी की झील। हाँ, पहली साथियों मीठे पानी की झील है फाय सागर झील। इसकी कहानी सुनो। फाय सागर झील अजमेर। इस फाय सागर झील का पहली विशेषता है, वर्तमान में इसका नया नाम क्या है? तो फाय सागर झील अजमेर। दूसरी बात याद रखना, वर्तमान में नया नाम, वर्तमान में नया नाम, नया नाम, इसका वर्तमान में नया नाम है वरुण सागर। क्या नाम है? वरुण सागर। वरुण सागर। वर्तमान में जो इसका नया नाम है वो क्या है? वर्तमान में नया नाम वरुण सागर। और ये भजन लाल सरकार ने वरुण सागर नाम इसका किया था। हाँ, तालाब हमारे यूपी में तलिया बोलते हैं सर। वेरी गुड। तो ये देखो सुनो, फाय सागर झील अजमेर, इसका निर्माण बांडी नदी पर 1891-92 में इंजीनियर मिस्टर फॉय ने करवाया था। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था, और यह झील अधिक भर जाने के बाद जो इसका पानी है वो अन्ना सागर झील में चला जाता है, और कोई विशेषता नहीं है।
हाँ बिल्कुल, नमक से ही धोते थे। तो मीठे पानी की झील, फाय सागर झील अजमेर में बताई, वर्तमान में नाम क्या है, वरुण सागर। निर्माण बांडी नदी पर 1891-92 में इंजीनियर मिस्टर फॉय ने करवाया था और इसका नाम निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। यह झील अधिक भर जाने पर इसका जो पानी है वो आना सागर झील में चला जाता है और कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाती है दोस्तों आना सागर झील, और ये आना सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? तो देखो, आना सागर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है और इसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी चौहान ने 1135 से 37 ईस्वी के मध्य करवाया था, चंद्रा नदी के जल को रोककर। इस झील का निर्माण खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया गया था और इस झील के पास जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिन्हें सुभाष उद्यान कहते हैं, और शाहजहां ने यहां 5 संगमरमर के दरवाजों का निर्माण करवाया, जिन्हें 12 दरी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आना सागर झील को। पहले देखो, जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, उसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं क्योंकि इसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है इसलिए। और शाहजहां ने यहां पर 5 संगमरमर के दरवाजे बनाए थे, इन्हीं दरवाजों को 12 दरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, नूरजहां की माता और जहांगीर की सास थी दोस्तों अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इसी झील में गुलाब से इत्र बनाने का भी आविष्कार किया था और भारत में व्यापार की अनुमति लेने वाला अंग्रेज व्यापारी टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात 10 जनवरी 1616 को इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद में इस झील के पास 2 दर्शनीय स्थल है, एक तो है चश्माए नूर झरना, जहांगीर द्वारा निर्मित है, और दूसरा दर्शनीय स्थल है रूठी रानी का महल। और ये रूठी रानी कौन है? नूरजहां है, तो ये नूरजहां का महल है। ठीक है ना। रूठी रानी याद रखियो, एक तो उमादे थी। उमादे किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी, जो मालदेव से रूठ करके आ गई थी और कहां आकर रहने लगी थी? उमादे मालदेव की पत्नी जो रूठी रानी थी वो कहां आकर के रहने लगी थी? हाँ, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। और वो यानी उसे मनाने के लिए आया था कौन? आसा बारहट। लेकिन अन्य रानियों ने इस वरदास को एक दोहा लिख के दिया था कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गेद ने बंदई को खुम उठान। यानी एक ही पोल पर, एक ही खुंटे पर 2 गेद हाथी इकट्ठा ही कौन बन सके? एक ही, यानी टोकरी मां या एक ही ठाण पर 2 हाथी इकट्ठा कदी कौन चढ़ सके? ये सुनकर के उमादे का सोया हुआ अभिमान जाग उठा और वो नहीं गई। हाँ, इसके बाद में फिर दूसरी जो ये रूठी रानी है ना, ये, हाँ, इसे जहांगीर 36 बार मनाने के लिए आया था। ये यहां आकर के रहने लगी थी आना सागर झील के पास। जहांगीर इसे 36 बार मनाने के लिए आया था, लेकिन ये जहांगीर को एक बात बोल के आई थी, मैं तुमसे रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी नैन पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। मर जानी पछी गई कोनी, ये थी वो। ठीक है। तो 3 बातें आना सागर झील, एक तो निर्माण अर्णोराज या अनाजी चौहान ने चंद्रा नदी के जल को रोककर खून से रंगी हुई धरती को साफ करने हेतु करवाया था। खून से रंगी हुई धरती को साफ कैसे साथियों? खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु कैसे करवाया था? यहां पर जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में लाखों लोगों के प्राण चले गए थे, तो उस लाशों को आगे बहाने के लिए चंद्रा नदी या कई जगह बांडी नदी भी मिलता है को पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। यह कहानी मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से पूरी आपको बता रखी है। तो पानी के बहाव से लाशें तो आगे चली गई, लेकिन मिट्टी में बदबू आ रही थी। तब आनाजी या अर्णोराज चौहान ने वो मिट्टी उठवा करके वहां से अज्ञात स्थान पर डलवा दी। दोबारा जब पानी डाला तो उस गड्ढे में पानी भर गया, क्योंकि पथरीला क्षेत्र था। पानी भरने के बाद क्या बन गई? झील। करियो तो मतलब है अच्छा खतरो निर्माण, लेकिन आपने ब्यादी खड़ी होगी आई कि कौन सी झील का निर्माण खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया गया? तो अन्ना सागर है झील का। पहला देखो, जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे सुभाष उद्यान कहते हैं। और
शाहजहां ने 5 दरवाजे बनाए जिन्हें बारादरी। नूरजहां की माता जहांगीर की सास असमत बेगम ने यहां पर सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। और भारत में व्यापार की अनुमति लेने वाला अंग्रेज व्यापारी टॉम स्रो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से दौलत बाग में मिला था। दर्शनीय स्थल चश्मा नूर झरना और रूठी रानी का महल। चलो, इसके बाद में आगे झील आ जाती है राजसमंद झील। दोस्तों, ये जो राजसमंद झील है ये है कांकरोली राजसमंद में। और यहां से आगे की बातें कल पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। क्या कल राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। आज दोस्तों बुधवार है और काल है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब है कि सरस्वती माता के वार के दिन एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे जो हर एग्जाम में एक अच्छा रेशो रखता है। तो सरस्वती माता अपने को आशीर्वाद भी देगी कि जितना पढ़ा है उससे प्रश्न आए पेपर में और वहां से आपके प्रश्न सारे सही हो, आप प्रिय विद्यार्थियों के दिमाग में फिट हो जाए ये सारी बातें, ठीक है। तो कल अपने कंप्लीट करेंगे। जय जय राजस्थान दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद।